स्टूडेंट्स, एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ऑप्शनल 02 लेबर इकोनॉमिक्स श्रम अर्थशास्त्र की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम भारत में श्रम कल्याण पार्ट 1 के अंतर्गत श्रम कल्याण कार्यों का अर्थ, परिभाषाएं, श्रम कल्याण कार्यों का महत्व और भारत में श्रम कल्याण के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा सेवा योजकों के द्वारा किए जाने वाले कल्याण कार्यों का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम भारत में श्रम कल्याण कार्य के अंतर्गत श्रमिक संघों द्वारा कल्याण कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत में श्रम कल्याण कार्य, समाज सेवी संस्थाएं और नगर पालिकाओं के द्वारा किए गए कार्यों, श्रम कल्याण के विभिन्न पहलुओं और श्रम कल्याण कार्यों की असफलता के कारणों पर चर्चा करेंगे। चर्चा को हम संक्षेप में एक बार पुनः श्रम कल्याण कार्यों के अर्थ से शुरू करते हैं। श्रम कल्याण कार्यों का अर्थ। सामान्यतः श्रम कल्याण कार्यों के अंतर्गत श्रमिकों के बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित समस्त कार्यों को शामिल किया जाता है। इसी आधार पर श्रम कल्याण कार्यों के अंतर्गत हम आवास व्यवस्था, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, कैंटीन व भोजनालय की सुविधा, आराम एवं मनोरंजन की सुविधाएं, शिशु गृह या झूलाघर, सवेतन अवकाश, सामाजिक बीमा, उपभोक्ता सहकारी भंडार आदि सुविधाओं का समावेश कर सकते हैं। चूंकि हम पहले ही भारत में श्रम कल्याण पार्ट 1 के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा सेवा योजकों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए अब हम श्रमिक संघों द्वारा कल्याण कार्य। पाश्चात्य देशों में जहां श्रमिक संघों का पर्याप्त रूप से विकास हो चुका है, श्रमिकों के कल्याण संबंधी कार्य बहुत हुए हैं, परंतु भारत में श्रम कल्याण के क्षेत्र में श्रम संघों के द्वारा किए गए कार्य नगण्य हैं। फिर भी कुछ श्रम संघों द्वारा इस दिशा में कुछ प्रयत्न किए गए हैं, जिसमें अहमदाबाद टेक्सटाइल श्रमिक संघ, कानपुर मजदूर सभा, मिल मजदूर संघ इंदौर, रेलवे मेस यूनियन आदि उल्लेखनीय हैं। अहमदाबाद टेक्सटाइल श्रमिक संघ ने विशेष रूप से प्रशंसनीय कार्य किए हैं। ये संघ प्रतिवर्ष 60% से 70% तक श्रम कल्याण कार्यों पर व्यय करता है। इस संघ द्वारा 25 सांस्कृतिक तथा सामाजिक केंद्र चलाए जा रहे हैं। इस संघ ने श्रमिकों के बच्चों के लिए विद्यालय, छात्रावासों व छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्षाओं, वाचनालयों, चिकित्सालयों, स्त्री व बालक कल्याण केंद्रों व सहकारी समितियों का भी प्रावधान किया है। इसी प्रकार अन्य श्रम संघों ने भी अपने सदस्यों के लाभार्थ पुस्तकालय, वाचनालय, विद्यालय, चिकित्सालय व सहकारी समितियों आदि की व्यवस्था की है। मौलिक रूप से श्रमिक संघों की स्थापना श्रम कल्याण के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु होने के बावजूद भी वे निर्बल व आर्थिक स्थिति, श्रमिक संघों की बहुलता, भारी नेतृत्व की प्रमुखता व इनमें निहित स्वार्थों के कारण अपनी भूमिका को भी नहीं निभा पाते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत में श्रम कल्याण कार्य। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ ने मातृत्व तथा कल्याण कार्य से संबंधित एक योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत 1955-56 में स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा नर्सों के प्रशिक्षण तथा उन्हें चिकित्सा संबंधी पर्याप्त किट से सुसज्जित करने के लिए $20 लाख व्यय किए गए। संयुक्त राष्ट्र संघीय अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष भारत में माताओं तथा बच्चों को दूध वितरित करने तथा प्रसूति गृहों एवं बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। इसमें से $10 लाख दूध वितरण, मलेरिया नियंत्रण एवं अकाल निवारण पर व्यय किया जा चुका है। इस धन का अधिकांश भाग भारतीय गांवों तथा श्रमिक बस्तियों में व्यय हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा किया गया कल्याण कार्य। कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने भी श्रम कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन संस्थाओं में बम्बई समाज सेवा लीग, सेवा सदन समिति, मुंबई प्रेसिडेंसी महिला मंडल, युवा पुरुष क्रिश्चियन समिति इत्यादि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बम्बई की समाज सेवा समिति रात्रि स्कूल चलाकर श्रमिकों में शिक्षा प्रसार का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय, स्काउटिंग, श्रमिकों के मनोरंजन और खेलों की व्यवस्था, सहकारी समितियों इत्यादि की सुविधाएं प्रदान करती है। पुणे और मुंबई में सेवा सदन समितियां स्त्रियों एवं बच्चों में सामाजिक, शैक्षणिक एवं चिकित्सा संबंधी कार्य करती है तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को तैयार करती है।
बंगाल में महिला समितियां गांव में जाकर शिक्षा का प्रसार और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का कार्य करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नगर पालिकाओं के द्वारा किया गया कार्य। कुछ नगर निगम व नगर पालिकाओं ने भी इस दिशा में सराहनीय कार्य किए हैं। उदाहरण के लिए बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर, मद्रास और अजमेर के नगर निगमों ने सहकारी साख समितियों की व्यवस्था की है। बम्बई के नगर निगम ने एक पृथक कल्याण कोष भी खोल रखा है, जिसमें कल्याण कार्यों का एक विस्तृत जालसा बिछा रखा है। मुंबई में नगर निगम द्वारा चालों का में कल्याण केंद्रों की स्थापना की गई है। कलकत्ता नगर निगम में रात्रि पाठशालाओं, शिशु सदन तथा कैंटीन की व्यवस्था की है। दिल्ली व मद्रास में भी प्रौढ़ शिक्षा की सुविधाएं दी जाती हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान भी हैं। लगभग सभी नगर पालिकाओं में प्रोविडेंट फंड योजना चालू है। अब हम श्रम कल्याण के विभिन्न पहलू क्या है इनको देख लेते हैं। श्रम कल्याण के विभिन्न पहलू। श्रम कल्याण कार्य उद्योग की प्रकृति, उसकी स्थिति, काम में प्रगति एवं संगठन के ढंग और उसके परिणाम पर निर्भर करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण श्रम कल्याण के पहलू निम्न हैं। पहला है कैंटीन। कैंटीन का औद्योगिक संस्थान के श्रमिकों के स्वास्थ्य, कुशलता और कल्याण पर प्रभाव पड़ता है। इसका उद्देश्य सस्ता और पोषाहार युक्त भोजन सुलभ कराना है। इससे श्रमिक एक दूसरे के निकट आते हैं और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। किसी भी संस्थान में कैंटीन की सफलता के लिए आवश्यक है कि इसमें पर्याप्त वस्तुएं हों, साफ सुथरी जगह हो और अच्छे वातावरण में कारखाने में इसे स्थापित किए जाए। ये न लाभ न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर चलाया जाना चाहिए। प्रबंधकों द्वारा इसे अनुदान दिया जाना चाहिए। आजकल प्राय प्रत्येक कारखाने में अच्छी कैंटीन की व्यवस्था की जाती है। टाटा लोहा और इस्पात कंपनी, दिल्ली कपड़ा मिल्स, बम्बई मिल्स तथा भारतीय चाय बाजार विस्तार बोर्ड ने मालिकों ने अपने कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी कैंटीन की व्यवस्था कर रखी है। सन 1948 के कारखाना अधिनियम तथा 1952 के खान अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया गया है कि वे तमाम ऐसे कारखानों और खानों में जहां 250 या इससे अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं, कैंटीनें स्थापित करने के नियम बना सकती हैं। इन नियमों में निम्न बातें होनी चाहिए। कैंटीन स्थापित करने की तिथि, निर्माण स्थान, मेज कुर्सी तथा सामान का स्तर आदि, भोजन व उसके मूल्य, प्रबंधकर्ता समिति का संविधान तथा इस समिति में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व आदि। राज्य सरकारों ने इस संबंध में नियम बना दिए हैं तथा उन कारखानों और खानों में जिसमें 250 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हों, कैंटीन की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है। 1951 के बागान श्रम अधिनियम के अंतर्गत भी मालिकों को उन सभी बागानों में जहां 150 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हों, कैंटीन स्थापित करना अनिवार्य है। दूसरा है शिशु गृह। भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को कानून द्वारा शिशु गृह की व्यवस्था हेतु कानून बनाने का निर्देश दिया है। कारखानों में जहां 50 या इससे अधिक महिला श्रमिक कार्य करती हैं, वहां पर शिशु गृह की व्यवस्था की जानी चाहिए। खान अधिनियम व बागान अधिनियम में भी शिशु गृह की व्यवस्था करने का प्रावधान है, लेकिन केवल कुछ कारखानों को छोड़कर अधिकांश में शिशु गृह उचित प्रकार से स्थापित नहीं किए गए हैं। साधारणतः शिशु गृह कारखानों में उपेक्षित स्थानों पर होते हैं तथा कार्य करने के स्थान से बहुत ही दूर होते हैं। उनमें बच्चों को बहलाने के लिए खिलौने तक नहीं होते हैं तथा बच्चों की देख रेख के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं होता। यदि कोई आया या नर्स होता भी है तो वह बच्चों को पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देते हैं। शिशु गृहों का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि माताओं की कार्यकुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें अपने बच्चों की ओर से कोई चिंता न हो और ये विश्वास हो कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं तथा उनकी उचित प्रकार से देखभाल हो रही है। आजकल अधिकांश मिलों तथा खानों में शिशु गृहों की व्यवस्था कर दी गई है। मदुरा मिल्स, बंकिंगम और कर्नाटक मिल्स तथा डीसीएम में पालनों की व्यवस्था संतोषजनक है। नेक्स्ट है मनोरंजन सुविधाएं। श्रम अनुसंधान समिति ने मनोरंजन की सुविधाओं पर जोर दिया है। सारे दिन का थका हुआ श्रमिक कार्य की थकावट, नीरसता आदि को स्वयं के साधनों से दूर नहीं कर सकता। इस थकावट को दूर करने के लिए मनोरंजन की आवश्यकता होती है। नाटक, वाद विवाद, सिनेमा, रेडियो, संगीत, वाचनालय, पुस्तकालय व पार्क आदि की सुविधाएं मनोरंजन के लिए की जाती हैं।
मनोरंजन की सुविधा के अभाव में श्रमिक में कई सामाजिक बुराइयां आ जाती हैं, जैसे शराबखोरी, जुआखोरी आदि। मनोरंजन सुविधा की और मालिक और सरकार द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। श्रम अनुसंधान समिति ने सुझाव दिया है कि मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करना मालिकों का ऐच्छिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। उन पर किसी प्रकार का वैधानिक दायित्व नहीं होना चाहिए। मनोरंजन की व्यवस्था करने में अधिक लागत नहीं आती, लेकिन श्रमिकों की कार्यकुशलता और मनोवृत्ति पर इसके प्रभाव बहुत अच्छे पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चिकित्सा सुविधाएं। श्रमिकों की कार्यकुशलता पर उसके स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। अच्छे स्वास्थ्य हेतु चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। बीमारी और खराब स्वास्थ्य के कारण श्रमिकों में अनुपस्थिति, श्रमिक परिवर्तन, श्रम प्रवासिता, औद्योगिक अकुशलता तथा औद्योगिक अशांति को प्रोत्साहन मिलता है। भारतवर्ष में चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त हैं। श्रम अनुसंधान समिति ने सुझाव दिया कि चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का प्रमुख दायित्व सरकार का है। फिर भी इन सुविधाओं हेतु मालिकों और श्रमिकों का सहयोग भी अपेक्षित है। कुछ चिकित्सा सुविधाएं जैसे दुर्घटना अथवा आकस्मिक बीमारियों के समय प्राथमिक सहायता की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, औद्योगिक स्वच्छता के स्तर को बनाए रखना आदि मालिकों का ही कार्य है। यद्यपि भारत में कानून द्वारा तो मालिकों को इस बात का उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था करें और इसके लिए फैक्ट्री में आवश्यक सामान रखें, परंतु कारखानों में इसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है। स्वास्थ्य निरीक्षण तथा विकास समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप देश में चिकित्सा व्यवस्था की उन्नति की और कुछ कदम उठाए थे। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कारखाना श्रमिकों के लिए बीमारी में, रोजगार से उत्पन्न क्षति में तथा प्रसव के समय चिकित्सा सुविधाएं दी गई हैं। इन सुविधाओं से भी श्रमिकों के स्वास्थ्य में उन्नति होती है। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कुछ राज्यों में चिकित्सा सुविधा की देखरेख हेतु चिकित्सा निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है शैक्षणिक सुविधाएं। भारत जैसे देश में श्रमिकों और उनके बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करना एक महत्वपूर्ण समाज सेवा है। हमारे देश की अनेक कठिनाइयों का मूल कारण श्रमिकों की शिक्षा का अभाव है। भारत में इस समय विभिन्न प्रकार के कुशल श्रमिकों की कमी है। यदि शिक्षा तथा प्रशिक्षण की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए तभी इस कमी की पूर्ति हो सकती है। श्रम अनुसंधान समिति ने शिक्षा के संबंध में राज्य सरकार पर जिम्मेदारी डाली है। यही कारण है कि सन 1958 में श्रमिकों की शिक्षा हेतु एक केंद्रीय मंडल की स्थापना की गई। इस बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों की शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम लिया गया है। इस बोर्ड के अंतर्गत सरकार द्वारा शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। ये शिक्षा अधिकारी प्रादेशिक कार्यालयों में चुने हुए श्रमिकों को श्रम कानून तथा अन्य विषयों पर शिक्षा देते हैं, जिन्हें श्रमिक अध्यापक कहते हैं। ये बाद में अपने संस्थानों में वापस जाकर श्रमिकों में शिक्षा का प्रसार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नहाने धोने की सुविधाएं। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कपड़े धोने तथा गंदे हाथ पैर धोने तथा नहाने की पूर्ण व्यवस्था का प्रावधान है। श्रमिकों को अपने गंदे कपड़े धोकर सुखाने आदि की पूर्ण व्यवस्था करने का प्रावधान है। कारखाना अधिनियम के अतिरिक्त खान अधिनियम, मोटर यातायात कर्मचारी अधिनियम, बागान श्रम अधिनियम आदि के अंतर्गत धोने तथा नहाने की सुविधाओं के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। रॉयल श्रम आयोग के अनुसार जो श्रमिक भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में रहते हैं उनके आवास पर धोने आदि की सुविधाएं अपर्याप्त हैं। अतः स्नान की सुविधाओं से उनको काफ़ी आराम मिलेगा और स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। लेकिन केवल कुछ खानों में ही इसकी व्यवस्था की गई है। केंद्रीय सरकार ने कोयला खानों के लिए स्नानागार स्थापित करने के लिए नियम बनाए हैं और उनके स्तर भी निर्धारित कर दिए हैं। नेक्स्ट है अनाज की दुकानों की सुविधाएं। श्रमिकों के लिए उनके घर के आसपास अनाज की दुकानें स्थापित करने पर जोर दिया गया है। दुकानों को श्रमिकों के मकान के निकट खोलने का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि खराब भोजन तथा अन्य खाद्य सामग्री जिन्हें श्रमिक व उनके बच्चे गंदी नालियों के पास बैठे हुए दुकानदारों से खरीदते हैं, जो न केवल उनके स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं वरन बीमारी भी बढ़ाते हैं। अतः कारखानों में उपभोक्ता सहकारी भंडार खोले जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है खेल कूद की व्यवस्था करना। खेलों से मानसिक व शारीरिक विकास होता है। श्रमिकों एवं परिवार वालों के लिए
इंडोर तथा आउटडोर खेलों की समुचित व्यवस्था करने का प्रावधान है। इसके लिए कारखानों के अंदर ही या कुछ दूरी पर इसके लिए निर्धारित जगह पर इनका विकास करना अत्यंत आवश्यक है। आजकल प्राय सभी कारखानों में इसकी महत्ता पर बल दिया जाता है। मध्यांतर में मनोरंजन कमरों में इंडोर गेमों की व्यवस्था जैसे कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस आदि की व्यवस्था की जाती है। कारखाने समय के बाद आउटडोर खेल जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि की भी व्यवस्था है। समय समय पर प्रतियोगिता आयोजित कर अच्छे खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भविष्य निधि। श्रमिकों के कल्याण के लिए भविष्य निधि, पेंशन आदि की व्यवस्था मालिकों की ओर से करने का प्रावधान सरकार द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया है। प्राय सभी कारखानों में इसको अपनाया जाता है। अब हम श्रम कल्याण कार्यों की असफलता के कारणों पर चर्चा करेंगे। श्रम कल्याण कार्यों की असफलता के कारण। श्रम कल्याण कार्यों के प्रति सरकार व श्रमिक संघों में उत्तरोत्तर अधिक रुचि ली है, लेकिन फिर भी देश में श्रमिकों की दयनीय दशा तथा उनकी वास्तविक आवश्यकताओं को देखते हुए अब तक होने वाले श्रम कल्याण कार्य बहुत ही कम हैं। श्रम कल्याण कार्यों की असंतोषजनक प्रगति के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव। भारतीय मिल मालिकों तथा सरकारों द्वारा किए गए कल्याण कार्यों में नियोजन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। इसलिए अनेक बार श्रम कल्याण कार्य केवल श्रम संघों के विकास को रोकने अथवा श्रमिकों के विरोध को शांत करने की दृष्टि से किए गए हैं। दूसरा है दायित्व को भार समझना। भारतीय उद्योगपति श्रम कल्याण कार्यों के दायित्व को अपने ऊपर एक विशेष प्रकार का भार समझते हैं। तीसरा है श्रमिक वर्ग का दृष्टिकोण। श्रमिक वर्ग भी अपने आत्मसम्मान की भावना से प्रेरित होकर मालिकों की इस दाब प्रवृत्ति को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का अभाव। हमारे देश में श्रम कल्याण कार्यों को वैज्ञानिक ढंग पर संगठित करने के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का अभाव है। नेक्स्ट पॉइंट है अवैधानिक ढंग से पारित श्रम अधिनियम। देश में श्रम कल्याण संबंधी अधिनियम भी अनियोजित एवं अवैधानिक ढंग से पास हुए हैं। यही नहीं, सरकार द्वारा श्रम कल्याण कार्यों की देखभाल के लिए नियुक्त अधिकारी भी अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक नहीं हैं। श्रम कल्याण पर मालवीय समिति ने श्रमिक सुविधाओं के लिए जो सिफारिशें दी हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित हैं। पहला है जिस भी फर्म मालिक में 5 या उससे अधिक मजदूर रखे हों, उनके लिए ये कानूनी बंधन होना चाहिए कि वे उनके लिए पीने के पानी, प्राथमिक सहायता, आराम गृह, रक्षात्मक उपकरण आदि की व्यवस्था करें। दूसरा है श्रमिक कोष की स्थापना होनी चाहिए। इस कोष की धनराशि से स्कूल, दवाखानों और घरों का निर्माण किया जाना चाहिए। विभिन्न उद्योगों द्वारा संयुक्त आधार पर श्रमिकों को चिकित्सा संबंधी सुविधाएं देने की व्यवस्था होनी चाहिए। महिलाओं, श्रमिकों के बच्चों के लिए शहरों में के केंद्रीय स्थानों पर सबके सहयोग से शिशु गृह कायम किए जाने चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन विभिन्न पहलुओं को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने पर श्रमिक की कार्यकुशलता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार जो व्यय किया जाता है वह अपव्यय न होकर विनियोग माना जाता है, क्योंकि इससे श्रमिक के स्वास्थ्य, कार्यकुशलता तथा जीवन स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। इन सब लाभों को ध्यान में रखते हुए सरकार, मालिकों, श्रम संघों तथा समाज सेवी संस्थाओं का ये दायित्व हो जाता है कि वे संयुक्त रूप से मिलकर इन विभिन्न पहलुओं को प्रोत्साहित करें। इस प्रकार आज हमने भारत में किए गए श्रम कल्याण कार्यों के अंतर्गत श्रमिक संघों द्वारा कल्याण कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत, विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा किए गए श्रम कल्याण कार्य के विभिन्न पहलुओं तथा श्रम कल्याण कार्यों की असफलता के कारणों को समझने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम श्रम संघों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।